गुड मॉर्निंग। आज का रिविजन क्लास में हम लोग होल्डिंग कंपनी करेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर्स है और स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर कॉम्प्लिकेटेड है, बट 15 मार्क्स कंपलसरी आएगा तो आपको तो करना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट हम आते हैं और इसमें फॉर्मेट या सर रूल्स ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। रिवीजन क्लास में हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आप लोग को फॉर्मेट वाइज देखते जाओगे और हाँ, कुछ तो प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन मैथ ले चुके थे और रिवीजन शुरू कर दी। तो हम शुरू करते हैं आज का रिवीजन। और हाँ, जिन लोगों ने एकदम किसी और टीचर को फॉलो किए, उनका फॉर्मेट, उनका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो फॉलो किए, तो हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, या उनसे कंपेयर करके देख सकते हो, आपको इजी लगेगा तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर यू स्टिक ऑन दैट, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो गड़बड़ कर देगा। और जिन लोगों ने किसी को फॉलो नहीं किए अभी तक, सोचे ठीक है एग्जाम से पहले यूट्यूब में देख लेंगे और उससे थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो अब यू कैन फॉलो, अब फॉलो कर सकते हो। यस, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, होल्डिंग कंपनी। ये ईयर्स 2020 में भी आया था, 22 में भी आया, तो लेकिन ये बहुत इजी आया था। ऑनर्स में इतना इजी नहीं आता है, ऑनर्स जनरल में ऐसे आता है, तो जनरल स्टूडेंट्स को एकदम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग का भी इस पैटर्न का क्वेश्चन दे सकता है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। चैप्टर है होल्डिंग कंपनी। चैप्टर होल्डिंग कंपनी। एक्चुअली होल्डिंग कंपनी है कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। और ये इंड एस 110 के हिसाब से होता है, लेकिन आप लोग को ये सब इंड एस नहीं फॉलो करना है, आपको एएस के हिसाब से करना है। एएस एएस छोड़ो, जस्ट रूल्स वाइज करना शुरू कर दो। तो होल्डिंग में एक होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर किए और उसमें मेजर स्टेक लेकर रखे, कंट्रोल लेने के लिए जितना एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए उतना तो होल्ड कर रहे, कितना 50 से ज्यादा, 51%, 55%, इवन 100% नहीं कर सकते। तो 100% तो सर वो अमलगमेशन हो जाएगा, नहीं ये एब्जॉर्प्शन नहीं, एग्जिस्टेंस दोनों का अलग है। कंपनी होल्डिंग कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस कंटिन्यू हो रहे हैं, सब्सिडियरी को लिक्विड नहीं किए, वो भी उसका भी चल रहा है, 100% होल्डिंग हो सकता है। यस, अब स्टार्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या दिया, एक क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन आया था 2022 में। वन अपना 2022 ऑनर्स, और ये ऑनर्स जनरल बोल के कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि द फॉलोइंग द बैलेंस शीट्स ऑफ एच एंड एस लिमिटेड। होल्डिंग हो गया एच लिमिटेड, सब्सिडियरी एस लिमिटेड, जनरली यही देता है काम, कंपनी का नाम यही देता है, इसमें अलग हो सकता है कुछ भी। द प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024। लायबिलिटी एसेट्स दे दिया है, और होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स खरीदे, एसेट साइड देखो, इन्वेस्टमेंट दे दिया 24,000 शेयर्स खरीदे, और एडजस्टमेंट वन कब खरीदे थे, होल्डिंग एक्वायर्ड 24,000 शेयर्स इन 1423, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट ईयर बिगिनिंग में खरीदे, और इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन रिसीव डिविडेंड, मतलब डिविडेंड मिला, लेकिन ये कौन सा ईयर का, लास्ट ईयर का था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिला, और होल्डिंग इसको पीएल में क्रेडिट किया, रॉन्ग है, प्री डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस होना चाहिए। प्री डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रॉफिट में क्रेडिट किए, तो ये रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, होल्डिंग का प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से मतलब जो इन्वेस्ट किए थे 2 लाख 80, उसमें भी एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 23 ओपनिंग डेट ऑफ द करंट ईयर, बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड पीएल ऑफ सब्सिडियरी, रिजर्व में था 50,000 और पीएल में 80,000, और स्टॉक ऑफ एस इंक्लूड होल्डिंग से परचेज किए थे 10,000, और उसमें 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था। बस इतना इजी क्वेश्चन समझ लेना, एक प्री डिविडेंड दिया है और आपका स्टॉक में प्रॉफिट रिजर्व दिया है ना। यस, अब स्टार्ट करें। हम लोग बैलेंस शीट फॉर्मेट, बैलेंस शीट करेंगे पहले।
तो लिखो कंसोलिडेटेड। एक मिनट, इनका थोड़ा ये कम कर देते हैं। कंसोलिडेटेड शुरू से क्यों कर रहे हैं इसे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, balance sheet of Holding H Limited with subsidiary S Limited as at 31st March 24। और एक बेसिक फंडा कि कंसोलिडेट करना मतलब दोनों को कंबाइन मर्ज करना, दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। लेकिन उसमें होल्डिंग सब्सिडी के बीच कुछ इंटर ट्रांजेक्शन है, होल्डिंग का उसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें एडजस्ट करेंगे, बाकी मार्ज करके लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ तो बैलेंस शीट फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, नोट्स नंबर, अमाउंट रुपीज। पहले आप लायबिलिटी इक्विटी लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें बोलो क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखोगे। सर मार्ज कर रहे हैं ना दोनों, नहीं, इसमें होल्डिंग का लिखोगे। सब्सिडियरी का जो शेयर, वो उसमें तो इन्वेस्ट की होल्डिंग ना, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, तो एसेट्स इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी में कैपिटल, एक ही बैलेंस शीट में एक बार इन्वेस्टमेंट भी दिखाएगा, कैपिटल वो सेटअप होगा, इसलिए उसको नहीं लिखना। किसका कैपिटल लिखोगे ऑलवेज, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग एच लिमिटेड। यहां लिखने का जरूरत नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी कर रहे हैं, होल्डिंग कोई होल्डिंग का ही कंसोलिडेशन होता है बैलेंस शीट, सब्सिडियरी का नहीं, ठीक है। तो होल्डिंग में कैपिटल आप देख लो, होल्डिंग में कैपिटल 10 इच दिया था, रुपीज 10 इच, यहीं पे लिख देते रुपीज 10 इच। ऐसे सब्सिडियरी में भी 10 इच था, लेकिन वो देखना नहीं है। कैपिटल किसका लिखोगे, होल्डिंग का, और ये दे दिया 8 लाख, ठीक है। सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, कंसोलिडेटेड होल्डिंग सब साथ में सब्सिडियरी को लेके होल्डिंग बनाएगा, तो इसके लिए कंट्रोल चार्ट करते हैं, कंट्रोल चार्ट सी। सर सी कैसे, ए बी आएगा। अब कंट्रोल चार्ट लिखो, जिन लोगों ने इसको वर्किंग नोट 1 2 करके भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस बैलेंस शीट आपका मैच होना चाहिए, और वो कैलकुलेशन वही सब, उसको डिफरेंट वे से बोला ना, डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे से मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट आंसर तो ये आएगा। नेक्स्ट, इसमें बीच में एक और चीज आएगा, क्या आएगा, उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और यहां हम लोग टर्म यूज करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या टर्म यूज करेंगे, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब नेट एसेट्स ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, नेटवर्थ सब्सिडियरी कंपनी में से माइनॉरिटी के पास भी तो कुछ शेयर होगा ना। अगर मैंने होल्डिंग का 80% शेयर खरीद लिया, तो 20% माइनॉरिटी होल्डर्स है, उन लोगों का भी तो कुछ वैल्यू है ना, उन लोगों का क्या वैल्यू, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या नेट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस पे कंट्रोल नहीं है, वो तो माइनॉरिटी के पास है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके लिए करेंगे कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट ए करेंगे, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग्स के लिए रहने दो। थर्ड, अब आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी, हेड लिख लो नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या इस कंपनी में कुछ
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है सर? कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेड पेबल। रहने दो, हेड लिखोगे और हेड में नहीं है तो बस छोड़ दो। हेड के सब हेड में है, 4 आइटम्स है इसके अंदर, तो वो लिखना नहीं है इसमें। फोर्थ, करंट लायबिलिटी, करंट करंट लायबिलिटीज। सर इसमें कोई नोट नहीं दिया, इसमें एक तो है क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेबल दिया ना, और इसमें कोई एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, एक दूसरे को बेचे तो थे लेकिन क्रेडिटर्स में इंक्लूड बताया नहीं, स्टॉक में इंक्लूड है, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल और क्या बोले थे, जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मार्ज करके एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट्स करोगे, नहीं तो इग्नोर करोगे। तो इसमें यहीं पे लिख लेते हैं होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, दोनों कंपनी को जोड़ के लिखना है। 280 प्लस 70 350, ये कितना है? 3,50,000। तो हम लोगों का टोटल मिल गया लायबिलिटी। मिला नहीं अभी, दो चीज बाकी है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है, ठीक है? यस, ये आपका लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब एसेट्स कंटिन्यू। एसेट्स, एसेट्स में भी टू डिफरेंट हेड, एक तो हो गया नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स, और इसमें आता है एक पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है? इसमें है, एक तो बिल्डिंग है और एक प्लांट है, लेकिन कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, ओवर रिवैल्यूएशन नहीं है और नथिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, रिवैल्यूएशन भी नहीं है। और तो फिर एक काम करो, नोट कर लो, नोट लिख दो, ये नोट्स टू अकाउंट्स 1, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, बिल्डिंग भी है प्लांट भी है, तो डिस्क्लोज करोगे नोट्स में। सेकंड, इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स। अरे सेकंड हेड क्या हो रहा है? इंटेंजेबल एसेट्स, ठीक है? और इस इंटेंजेबल एसेट्स में अभी तक तो कुछ नहीं दिया सर, नहीं है, लेकिन हो सकता है सेकंड कंट्रोल चार्ट करेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उसको बोलते हैं, उसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व कुछ भी आ सकता है। कैपिटल रिजर्व आया तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे, और गुडविल आया तो फिर वो इंटेंजेबल इसमें आ जाएगा। अभी फिलहाल इग्नोर करते नोट, क्या आएगा ये तो नहीं पता, तो इसलिए अब इसको लिख के छोड़ दो बस। और क्या था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में देखो तो होल्डिंग ही तो इन्वेस्ट किए थे सब्सिडियरी में, तो इसको नहीं लिखना, इसको छोड़ के अगर अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो ले लेना दोनों कंपनी का। लेकिन होल्डिंग सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए तो एसेट साइड होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, और सब्सिडियरी में वही तो कैपिटल था, उसमें शेयर ही तो खरीदे थे ना, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन बाय होल्डिंग टू सब्सिडियरी, इसको आप नहीं लिखोगे, लेकिन कुछ और इन्वेस्टमेंट है कुछ और इन्वेस्टमेंट है उसको लिख लेना, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सेकंड, अब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर एक तो दिया इन्वेंट्री है, एक ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, तो ये सारा इनसाइड शो करो। एक इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, तो स्टॉक दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन एक एडजस्टमेंट है स्टॉक का, तो एडजस्टमेंट है तो नोट्स में दो, ठीक है? नोट्स करेंगे फिर लिखेंगे, और एडजस्टमेंट नहीं होता तो ऐड करके लिख लेते। बी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां भी होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों जोड़ के लिख लेना। कहीं पे एसेट्स और लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और एसेट्स, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो होल्डिंग सब्सिडी दोनों ऐड करो, लिख लो। और कहीं पे लग रहा नहीं कि एक दूसरे का दूसरे के बीच ये ट्रांजैक्शन है, जैसे होल्डिंग सब्सिडी को बेचे क्रेडिट में और अभी तक मिला नहीं, तो एक कर लिए डेटर्स, तो एक क्रेडिटर्स है ना, एक दूसरे को बिल पे किए, एक बिल पे किए, एक रिसीव किए, लेकिन मैच्योरिटी डेट आया नहीं, तो बिल एक में रिसीवेबल एक में पेबल है, तो फिर वो भी तो एक बार एसेट्स में दिखाओगे, वही एक ही बैलेंस शीट में, दो अलग था, ठीक है, एक के लिए रिसीवेबल दूसरे के लिए पेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मतलब स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में तो शो हो सकता है, लेकिन जब कंबाइन करोगे एक ही बैलेंस शीट में रिसीवेबल भी दिखाओगे और लायबिलिटी में पेबल भी, तो सेटअप हो जाएगा। इसलिए होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, उसका इंपैक्ट इसमें आएगा, उसको एडजस्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो छोड़ो, दोनों सब मार्ज करते जाओ, ठीक है ना। यस, अब इससे कंसेप्ट से आप लोग करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल भी जोड़ लो। 160 प्लस 80 240, वो कितना हो गया? 2,40,000। And C, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, इसमें भी जोड़ लो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। बार बार एच प्लस एस लिखने का जरूरत नहीं है, अब जोड़ के लिख लेना। 30 प्लस 10 40, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कैश इन ट्रांजिट है, ये एक दूसरे को पे किए लेकिन मिला नहीं, कुछ नहीं दिया ऐसा, तो जोड़ के लिख लेना। कितना? 30 प्लस 10 दैट इज 40,000, ठीक है। और कोई एसेट्स नहीं है तो टोटल एवी हो गया। ऑनर्स में इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं, लेकिन दे दिया था, क्या अच्छा है। तो जेरो स्टूडेंट्स बस ऐसे एक दो क्वेश्चन देख लो और अपना स्टडी मैथ्स का शुरू का जो 4-5 क्वेश्चन उतना ही देख लो बस, और करना नहीं है जेरो स्टूडेंट्स को। इतना कर लोगे तो हो जाएगा, इसको ठीक से एकदम देख लेना क्या क्या एडजस्टमेंट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते सारा कंट्रोल चार्ट में। अब नोट तो दो ही नोट किए थे ना, वो नोट कर ही लेते, नोट्स टू अकाउंट्स पहले कर लेते, है ना। लेकिन ऑलवेज पॉसिबल नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स करना, फिर भी इसमें हो जाएगा। बट कंट्रोल चार्ट में शुरू करेंगे, सब में एक ही मेथड फॉलो करें। फर्स्ट लिखो कंट्रोल चार्ट ए, सॉरी कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट ए, इसमें फाइंड करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक्चुअली ये भी लिख सकते हो, नेट नेट एसेट्स या नेट वर्थ ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स एंड होल्डिंग कंपनी। नेटवर्क माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना एंड होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडियरी कौन है? एस लिमिटेड। सब्सिडियरी को जो नेटवर्थ है, मतलब नेटवर्थ मतलब क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नेटवर्थ होता है, ठीक है ना। और लायबिलिटी तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्थ होता है। ये जो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है ना, तो ये जो उसी को नेट एसेट्स बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स का मतलब सब्सिडियरी में टोटल नेटवर्थ है 20 लाख, और उसमें से होल्डिंग 60% शेयर खरीदे थे, तो 60% होल्डिंग का हो जाएगा। और बाकी जो 40% वो माइनॉरिटी होल्डर्स है, वो माइनॉरिटी होल्डर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे माइनॉरिटी होल्डर्स नेटवर्थ और होल्डिंग कंपनी का नेटवर्थ। सब्सिडियरी में से ही देखेंगे होल्डिंग का कितना है, उससे क्या मतलब है, उससे सब्सिडी को क्या मतलब है, ठीक है ना। ओके, यस, इसीलिए नेटवर्थ ऑफ होल्डिंग नहीं देखना, इसमें सब्सिडियरी का नेटवर्क फाइंड करोगे, उसमें से देखोगे माइनॉरिटी का उसमें क्या इंटरेस्ट है और होल्डिंग का उसमें क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। यस, ये टेबल थोड़ा लेंथी होगा, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी हो जाएगा, अलग अलग करके बहुत सारे बुक्स में किया है, छोटा छोटा करके, लेकिन हम एक टेबल मेन है, एक टेबल करेंगे और इससे बहुत कुछ कैलकुलेशन आगे जो कैलकुलेशन उसमें आ जाएगा। तो एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका मेजर कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। यस, और नेट एसेट्स लायबिलिटी अप्रोच मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इस कंसेप्ट को ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बट रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तब क्या दो पार्ट? एक तो अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, जब होल्डिंग खरीदे थे उस दिन तक सब्सिडियरी में कितना रिजर्व एंड सरप्लस था, और फिर देखेंगे रिजर्व एक्विजिशन के बाद क्या, मतलब प्री और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस अलग कर लेंगे, ठीक है। यस, तो आप एक सीरियल नंबर, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट टोटल, और इसमें शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, शेयर ऑफ होल्डिंग एच लिमिटेड, होल्डिंग का शेयर, और लास्ट कॉलम में शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स।
या लिख सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी का कितना, ठीक है। ओके, तो कितना, एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर एक अमाउंट, टोटल कैलकुलेशन करेंगे। उसमें से होल्डिंग का कितना परसेंट कंट्रोल है, होल्डिंग का कितना हो जाएगा, उनका शेयर कितना, और रिमेनिंग माइनॉरिटी का शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। यस, ये टेबल। और ये जो होल्डिंग और माइनॉरिटी का कितना शेयर, इसके लिए कंट्रोल रेशियो देखना होगा, मतलब पार्टिसिपेटिंग रेशियो। टोटल शेयर में से होल्डिंग 80% शेयर की है, मतलब 80% कंट्रोल है, 80% नेटवर्थ हो जाएगा होल्डिंग का। तो कंट्रोल रेशियो, उसको हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं या पार्टिसिपेटिंग रेशियो भी बोल सकते हैं। कोई भी टर्म यूज करो, पहले वो फाइंड कर लेते। देखो, पार्टिसिपेटिंग रेशियो मतलब होल्डिंग कितना परसेंट कंट्रोल लिए। कंट्रोल तो 100% होता है। अगर मैंने एक कंपनी का 60% शेयर खरीद लेंगे, तो उस कंपनी का 60% वोटिंग राइट मेरे पास आ गया। अब हम 60% वोट देंगे, तो बाकी सब कितना भी अगेंस्ट में दे दे, मेरा जो डिसीजन वही तो चलेगा ना। घर में जैसे पापा जो बोल देता करना पड़ता है। हाँ, जब आप मेजर हो जाते हो ना, तो आप तब तो आपका बात सुना जाता है, नहीं तो उससे पहले आप पापा का बात सुनते हो, या घर में जो भी ग्रैंडफादर है उनका डिसीजन फॉलो करते हो। सेम थिंग इसमें भी। अगर अगर होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी का 80% शेयर खरीद लिए, तो 80% शेयर वोटिंग राइट जब होल्डिंग का हो गया, अब 20% कितना भी अगेंस्ट में दे दे, टोटल कंट्रोल होल्डिंग ही करेगा, ठीक है ना। माइनॉरिटी कितना भी अगेंस्ट में दे दे, उनका डिसीजन ही तो पास नहीं होगा। इसीलिए इसमें कंट्रोल 100% होता है, लेकिन पार्टिसिपेट कितना करते उसके हिसाब से पार्टिसिपेटिंग रेशियो बोलोगे। कोई बोलता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल टर्म प्रॉपर नहीं है, फिर भी ये यूज करते तो हम लोग भी लिख लेते पार्टिसिपेटिंग रेशियो, या डिग्री, DOC, डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सर कैसे होगा, ओके, देखते हैं। होल्डिंग कंपनी कितना शेयर बाय किए थे। होल्डिंग कंपनी बाय किए थे 24,000 शेयर, ठीक है ना। तो कितना शेयर बाय किए, इक्विटी पे भी तो कंट्रोल होता है ना, इक्विटी पे कंट्रोल होता है। तो कितना इक्विटी बाय किए थे ना, इक्विटी बाय किए थे हाउ मच, 24,000। अब देखते हैं सब्सिडियरी में कितना शेयर था। क्या सब्सिडियरी बोनस बीच में दिया क्या, नो, नथिंग। तो कंपनी में सब्सिडियरी में कैपिटल दिया 3 लाख, 10 इज मतलब डिवाइड बाय 10, 30,000 शेयर था। कितना शेयर था बोलो, 30,000। तो इसमें परसेंटेज कर लोगे, तो होल्डिंग का पार्टिसिपेटिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 80% आया, मतलब कंट्रोल कितना परसेंट होल्डिंग के पास आ गया, बोलो बोलो, 80% आ गया ना। तो क्या करें, 24/30%, यस 80%। अगर टोटल में से 80% होल्डिंग के पास आ गया, तो कंट्रोल तो कर रहे होल्डिंग, 50 से अबव हो गया, मतलब कि होल्डिंग कंपनी बन गया। तो माइनॉरिटी होल्डर्स के पास बाकी 20% है, मतलब 100 में से वो माइनस कर देना, 20% किसके पास है, माइनॉरिटी। अब जो टोटल नेटवर्थ फाइंड करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे सब्सिडियरी का, ऑब्वियसली सब्सिडियरी में हम इन्वेस्ट किए, तो सब्सिडी का 80% अब मेरा होगा ना, और 20% माइनॉरिटी होल्डर्स का होगा। तो मेरा जो बैलेंस शीट का नेटवर्क, उसमें से थोड़ी 80% मेरा होगा और 20% माइनॉरिटी का, नहीं। तो ये कैलकुलेशन ऑलवेज बैलेंस शीट सब्सिडियरी का लोगे, और मतलब कैलकुलेशन करोगे सब्सिडियरीज नेटवर्क, ठीक है ना। यस, अब बार बार नहीं कर रहे, हम लोग ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके थे प्रैक्टिस करने के टाइम। अब सेकंड पॉइंट, अब नेटवर्क फाइंड करेंगे, लायबिलिटी अप्रोच क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही तो देखते हैं ना। तो अब लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड। यस, 3 लाख दिया था, हाँ सर। क्या कोई बोनस एक्सेट्रा दे रहा है, नो। अब इसको एलोकेट कर दो, ओनली फर्स्ट 2 कॉलम में अंडरलाइन करोगे, लास्ट माइनॉरिटी का शेयर में अंडरलाइन नहीं करना, उसमें सारा कुछ जोड़ देंगे। तो बोलो 3 लाख का 80%, तो इसमें से 2,40,000 तो होल्डिंग का हो गया, ठीक है ना। तो 2,40,000 तो होल्डिंग का पार्ट हो गया, और तो 20% 60,000 ये माइनॉरिटी का हो गया, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल को एलोकेट कर दिए, यस। इसमें माइनॉरिटी का कॉलम में अंडरलाइन नहीं करना। थर्ड, अब हम लोग देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। बट रिजर्व एंड सरप्लस को ना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बिफोर एक्विजिशन और एक आफ्टर एक्विजिशन। तो बिफोर एक्विजिशन ये लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस
and surplus up to the date of acquisition, पर एक्विजिशन डेट लिख लेना। कब खरीदे थे होल्डिंग? 1/4, एक्विजिशन डेट क्या था? 1/4/23 को बाय किए थे ना, और ये तो ओपनिंग डेट है। यस, रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ध्यान देना, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसको आप ये भी लिख सकते हो, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी एक टर्म यूज करो, ठीक है। क्या टर्म यूज कर सकते हो? प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब इसमें प्रॉफिट भी है, रिजर्व भी है, तो दो चीज है ना। तो प्रॉफिट पहले देखते हैं, तो यहां लिख लेते हैं प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड, ठीक है ना, अंडरलाइन करते। अब इसके लिए बैलेंस, अच्छा बैलेंस शीट में तो ईयर एंड का ना क्लोजिंग, तो एक्विजिशन डेट तो ओपनिंग डेट था, तो ओपनिंग डेट में कितना पीएल, ये इन एडिशनल इंफॉर्मेशन में श्योर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन होल्डिंग दे रहे तो ये आपको दे देगा श्योर, तो उसको देखना क्या दिया है। एडजस्टमेंट बी, 1403 रिजर्व था 50 और पीएल था 80, तो पीएल ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/4/2023 opening date of the year it was 80,000 का था 80,000। अब इससे से ना होल्डिंग कंपनी सॉरी सब्सिडियरी 20% डिविडेंड भी दे दिए, और 22-23 का, ये तो 23-24 चल रहा है ना, लास्ट ईयर का डिविडेंड दिए। तो बोलो अगर मैंने आज आपको खरीदे और इसके बाद हमको डिविडेंड मिला, लेकिन वो लास्ट ईयर का एक्विजिशन से पहले का, मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो उसको ओपनिंग प्रॉफिट से ही तो दिए थे ना, तो इससे लेस कर दो। लास्ट ईयर तक दिए नहीं था, अभी इस साल लास्ट ईयर के लिए दे रहे, तो ओपनिंग प्रॉफिट से ही तो दिया होगा। दिया होगा क्या? दिया ही है ओपनिंग से, तो इससे लेस कर दो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी। ऑब्वियसली सब्सिडियरी का देख रहे हैं कितना परसेंट डिविडेंड दिए थे, ये बोला सर 20%, तो कैपिटल कितना था? 3 लाख। कैपिटल पे डिविडेंड होता है, प्रॉफिट पे नहीं। प्रॉफिट से दिया जाता है, लेकिन जितना कैपिटल पेड अप वैल्यू उसी पे कैलकुलेशन करते हैं 20%, तो 60,000 तो डिविडेंड दे दिए थे। ओपनिंग प्रॉफिट से लास्ट ईयर का डिविडेंड दे दिए, तो देने के बाद तो ओपनिंग प्रॉफिट अब 20,000 बच गया, प्री प्रॉफिट अब कितना बच गया? 20,000। हाँ सर, यस। और कुछ इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो रहने दो बी। 1/4 ही तो ओपनिंग डेट था, और उसी दिन को ही तो एक्वायर किए थे। यस, नाउ अब आ जाओ इसमें, प्री रिजर्व कितना दे रहा था? 50, तो फिर लिखो प्री एक्विजिशन रिजर्व, हम शॉर्ट में ACQN, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/23। एडजस्टमेंट वही बी पढ़ो, उसमें दे दिया 50,000, तो उससे कुछ बोनस एक्सेट्रा दिए ही नहीं, तो आउट ऑफ कॉलम डायरेक्ट लिख लिए। क्या कुछ एसेट्स रिवैल्यूएशन की होल्डिंग, होल्डिंग खरीदने का, सब्सिडियरी एक्वायर करने के बाद सब्सिडियरी का एसेट्स लायबिलिटी कुछ रिवैल्यूट करके देखे? नहीं। अगर होता तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें लिख लेते, लॉस तो माइनस कर देते, ठीक है। और क्या एसेट्स में कुछ फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस एसेट्स है? नहीं सर, तो ये हो गया प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस टोटल, ठीक है। तो 20 + 50 70,000। अब ये 70 को एलोकेट करेंगे, क्या करेंगे? ये जो 70 आया ना, इसको जो पार्टिसिपेटिंग रेशियो लिखे थे 80-20, इसके हिसाब से एलोकेट करेंगे। एक एक करके जरूरत नहीं कि 20 प्रॉफिट को अलग से करो फिर रिजर्व को, अरे एक ही आंसर तो आएगा। टोटल प्री एक्विजिशन को एक साथ कर लेना, ठीक है, बट पोस्ट उसको सेपरेटली करेंगे। तो इसमें ये जो टोटल आया ना, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब प्रॉफिट और रिजर्व मिला के, इसको एक और टर्म यूज करते, कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते। इसको क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हो कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको कैपिटल प्रॉफिट मिला कितना? 70। अब बोलो इसमें 80% किसका है? ये प्रॉफिट है तो 80% तो होल्डिंग का होगा ना। यस, तो 80% ऑफ 70,000 पे 80% करो 56,000।
और 70 का 20%, 14,000। तो माइनॉरिटी का कितना हो गया? 14,000। होल्डिंग के लिए, होल्डिंग का कितना है? 56,000। आया समझ में? अब थर्ड, थर्ड हो गया। फोर्थ, अब वही रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे, लेकिन अब पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, पोस्ट आफ्टर एक्विजिशन। तो लिखो इसमें पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी अलॉयज एट जो फर्स्ट टेबल सब्सिडियरीज नेटवर्थ फाइंड करते। ठीक है, तो प्री पोस्ट हो जाएगा तो टोटल कंप्लीट, सारा रिजर्व एंड सरप्लस एडजस्ट हो गया ना। तो बस इसके बाद आपको सारा सारा डिटेल्स मिल जाएगा इसमें। कोई इसको अलग अलग कर लेता है, प्री रिजर्व सरप्लस, पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस अलग कर लेता है, इसके बाद कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेता है, फिर माइनॉरिटी अलग अलग दिखाते हैं। लेकिन मेरा इसी कैलकुलेशन में वो बन जाएगा, थोड़ा चार्ट लेंथी होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा सब कुछ। ओके, अब आ जाते पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस। तो पोस्ट प्रॉफिट भी देखेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी। सर ये कैसे मिलेगा? देखो ना, बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में पीएल कितना दे रहे? सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में सर प्रॉफिट एंड लॉस दे रहे 1,00,000। तो क्लोजिंग डेट में एट द एंड ऑफ ईयर 1,00,000 हो गया। सॉरी, क्लोजिंग डेट में कितना हो गया? 1,00,000, है ना। क्लोजिंग डेट में पीएल हो गया 1,00,000, लेकिन ओपनिंग में क्या था? एक्विजिशन डेट में अप टू एक्विजिशन तो 20 आया था। सर 20 नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 20 नहीं, एक्चुअली वो 80 था सर। नहीं, उसमें से तो डिविडेंड दे दिए थे 60, देने के बाद कितना हो गया था? 20 तो हो गया था। अब इस 20 से अब हो गया एट द एंड 1,00,000 कैसे? बाकी पोस्ट पीरियड का, इस साल का, है ना। तो 20 प्री माइनस कर दो, बैलेंस शीट से प्री माइनस कर दोगे तो पोस्ट आ जाएगा। तो 1,00,000 माइनस 20 कितना होता है? ये हो गया 80,000। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और कुछ? हाँ, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन अंडर ओवर होता है, उसको एडजस्ट करते। क्या पोस्ट पीरियड में फिर डिविडेंड दिए? प्री का तो दिए थे। नहीं सर, डिविडेंड नहीं दिए। बोलो ना, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, जिन्होंने में भी ऐसा क्वेश्चन देता है, जिन्होंने में ही देता है, बट ऑनर्स में दे दिया था, वो भी 2 साल दिया है, दिया था। यस, तो पोस्ट प्रॉफिट है कितना? 80। अब इसमें देखते स्टॉक बेचे थे, कौन बेचे थे? अगर सब्सिडियरी बेचे थे होल्डिंग को, तो सब्सिडियरी प्रॉफिट में प्रॉफिट इंक्लूड है, वो इससे माइनस करेंगे। लेकिन होल्डिंग बेचे तो होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है, सब्सिडियरी में नहीं, तो यहां से नहीं करेंगे। तो देखते हैं, ये जो स्टॉक बेचे थे, स्टॉक ऑफ सब्सिडियरी इंक्लूड परचेज फ्रॉम होल्डिंग, मतलब होल्डिंग बेचे थे, कौन बेचे थे? होल्डिंग। तो सब्सिडियरी तो बेचे नहीं, तो सब्सिडियरी प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, तो होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है। अभी हम लोग सब्सिडियरी ले रहे हैं, तो इसको एलोकेट कर दो। फिर इसमें ना पोस्ट में प्रॉफिट को अलग से करोगे, रिजर्व को भी अलग से कर लोगे। ठीक है, तो यस, 80 में से 80% 64,000, और 80 में से 20% 16,000। अब बस लास्ट पार्ट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी। ये भी कैसे देखेंगे? जैसे प्रॉफिट देखे, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट, फिर देखो उसमें रिजर्व कितना दे रहे हैं सर? 80,000। ओके, अब देखो तो प्री रिजर्व कितना था? 50,000। ओपनिंग में था 50, और कुछ ना तो बोनस कुछ दिए, 50 रह गया था, लेकिन एट द एंड बता रहा है 80। तो मतलब बढ़ गया कितना से? 30। 30 बढ़ गया, मतलब करंट में रिजर्व क्रिएट किए, पोस्ट पीरियड में रिजर्व क्रिएट किए 30,000, राइट। अब ये जो 30,000, फिर इसको एलोकेट कर दो। 30 पे 80%, 24,000 ये होल्डिंग शेयर, तो 30 पे 20%, 6,000 ये माइनॉरिटी शेयर। अब कंप्लीट हो गया, लास्ट कॉलम को जोड़ लो, नेटवर्थ आ गया ना। नेटवर्थ क्या होता है? नेट एसेट्स। नेटवर्थ होता है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक प्री और एक पोस्ट। प्री मतलब एक्विजिशन डेट से पहले कितना था, और पोस्ट मतलब एक्विजिशन डेट के बाद क्या हो गया।
और इस सबको जोड़ के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अब फाइनली जोड़ लो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस माइनॉरिटी का जोड़ोगे, ठीक है। माइनॉरिटी का जो वर्थ है 60 प्लस 30, 60 30 96,000, तो 96,000 ये मिल गया आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आया? तो आपको मिल गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी एज पर इंड एस 110 इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग, जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बट इंड एस फिर छोड़ो, आ गया फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कंप्लीट। कितना है बोलो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 96,000, तो लिख ले बैलेंस शीट में। यहाँ लिखे थे ना कंट्रोल चार्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो वहां लिख दो इसमें कितना है 96,000। ओके, समझ में आया? अब सेकंड कंट्रोल चार्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब करेंगे सेकंड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट बी, या आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे ना सब्सिडियरी में, तो कॉस्ट लगा था, तो कंट्रोल के लिए, कंट्रोल लेने के लिए जो इन्वेस्ट किए थे उससे मेरा कुछ प्रॉफिट ही हुआ या लॉस हुआ वो देखेंगे। अगर लॉस है तो लॉस नहीं बोलेंगे, उस कंपनी का गुडविल था इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किए थे ज्यादा, और कम इन्वेस्ट किए तो हमको ज्यादा मिल गया तो मेरा प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है। तो इससे पता करते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने इन्वेस्ट क्या किए थे, कॉस्ट तो लगा था ना कंट्रोल लेने के लिए 80%, और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट और उनका जो नेटवर्थ था उसके हिसाब से अगर उनका नेटवर्थ कम था तो मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किए, मतलब मैंने गुडविल के लिए पे किए थे, उनका नेटवर्थ ज्यादा था, ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम तो मेरा प्रॉफिट है। तो ये फाइंड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसमें डेट ऑफ कंट्रोल कब लिए थे, उस दिन तक नेट एसेट्स देखना होगा, उसके बाद क्या देखना नहीं, मतलब अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या नेटवर्थ था वो देखेंगे, ठीक है। यस, तो इसमें आ जाओ, लिखो होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे उससे कंपेयर करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड क्या दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा था 30,000, सॉरी 24,000 शेयर 2,80,000। क्या नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बताया? हाँ, सिर्फ ये बोला था कि होल्डिंग एक्वायर किए 24,000 फर्स्ट अप्रैल को बस, और उसमें डिविडेंड दिए थे और तो कुछ नहीं। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, एक्विजिशन कॉस्ट था 2,80,000, ये सेकेंड कॉलम में लिख दो। मतलब होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे 80% शेयर सब्सिडियरी में, उसके लिए खर्चा कितना किए थे, लगाए थे कितना रुपया, 2,80,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नेटवर्थ कितना था अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन कंट्रोल लिए थे उस दिन देखना होगा ना। आज आपका बिजनेस खरीदे तो आज आपका बिजनेस का वैल्यू के हिसाब से ही तो देखेंगे मेरा प्रॉफिट लॉस। तो आज खरीदे और 10 साल पहले का वैल्यू के हिसाब से देखना ठीक नहीं है, और 5 साल बाद भी ठीक नहीं। तो आज क्या वैल्यू है, नेटवर्थ है, तो लेस करेंगे नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी, सेकेंड। अब नेटवर्थ में लिख के लिखो, तो कहां इन्वेस्ट किए थे, शेयर में इन्वेस्ट किए थे, और और तो कहीं नहीं, शेयर ही तो इन्वेस्ट किए थे। तो शेयर होल्डर्स को और क्या मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस, उनका नेटवर्थ देखेंगे। तो लिखो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट था उसका फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, होल्डिंग जो इन्वेस्ट किए थे। अरे कहां से, अरे देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट किया ना, बोलो ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये जो होल्डिंग का पार्ट देखो, होल्डिंग का पार्ट देखोगे क्लियर हो जाएगा। ये जो टोटल शेयर कैपिटल लिखे थे, ये होल्डिंग का शेयर कितना है 2,60,000, माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी में टोटल जोड़ लिए, होल्डिंग का शेयर कितना आया था 80%, 2,40,000, तो ये आपका 2,40,000 है, ठीक है ना। यस, तो ये आपको मिला कितना, 2,40,000, सॉरी। ओहो, अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम, 2,40,000 फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 2,40,000, और लेस क्या करेंगे, इन्वेस्ट जो किए थे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ, जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस दिन तक रिजर्व एंड सरप्लस भी तो था ना, उसको क्या बोले, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट,
ऑफ एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड का, लेकिन होल्डिंग का शेयर, ठीक है, होल्डिंग का शेयर। फिर वही कंट्रोल चार्ट में आ जाओ फर्स्ट 0.3 देखो, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन है, कैपिटल प्रॉफिट टोटल कितना था 70, इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना, बोलो 56,000, डेट ऑफ एक्विजिशन तक इतना ही तो था ना, तो नेटवर्क कितना था, इन दोनों को जोड़ोगे तो 56,000 होल्डिंग का शेयर इसमें आ रहा है। माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी कॉलम में लिख दिया ना, तो उसमें जो होल्डिंग का नेटवर्क था वही पार्ट इसमें आ रहा है। सर यस सर, तो दोनों को एक बार ऐड करते हैं, एक और एडजस्टमेंट आएगा, 240 प्लस 50 तो 2,96,000, ठीक है, ये माइनस कर दो तो नेगेटिव आ गया, कितना नेगेटिव आया, 16 नेगेटिव आया। ओके, एक और चीज लेस करना होगा। सर क्या चीज लेस करेंगे, लेस करेंगे एक्चुअली, लेस करेंगे, क्या चीज लेस करेंगे बता रहा हूं। होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला था प्री प्री डिविडेंड से, प्री प्रॉफिट से, तो प्री प्रॉफिट से डिविडेंड वो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस करते, प्री एक्विजिशन से डिविडेंड हम लोग क्या करते, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस करते, तो इसको लेस कर दो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय, कौन रिसीव किए, एच लिमिटेड फ्रॉम एस, wrongly wrongly credited in wrongly credited in पीएल अकाउंट, होल्डिंग अपना पीएल में गलती से क्रेडिट किए थे, एक्चुअली ये डिविडेंड प्री है, प्री डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस किया जाता है, तो बोलो तो सब्सिडियरी कितना डिविडेंड दिए थे, 60,000 दिए थे ना, 60,000, तो 60,000 डिविडेंड में से इसमें से तो 80% ही होल्डिंग को मिला था, तो 80% करो 60,000 पे 48,000, तो ये और माइनस करेंगे तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, तो 40 50 64,000 नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव 64 मतलब अब कैपिटल रिजर्व लिखोगे, मतलब नेटवर्थ ज्यादा मिला, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कम था, तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व, और ये पॉजिटिव है तो मतलब अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए थे तो आपके लिए हो जाता गुडविल, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व आ गया, यस, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट फिर अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा ना, यस सर, तो अब हम इसको, ये जो इंटेंजिबल एसेट्स लिखे थे इसको नील कर देते, गुडविल होता तो इंटेंजिबल एसेट्स में लिख देते, लेकिन इसमें गुडविल नहीं है तो इसको क्लोज कर दो, राइट, यस सर। नेक्स्ट वन, अब आ जाओ कंट्रोल चार्ट बी हो गया ना, कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट सी में फाइंड करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, तो टोटल एडजस्टेड रिजर्व एंड सरप्लस क्या होना चाहिए, होल्डिंग का तो था प्लस, माइनॉरिटी से भी कुछ मिल रहा है, उनको एक्वायर की तो उनका भी तो 80% मेरा ही हो गया ना, उनका प्रॉफिट का भी मेरा 80% हो गया, तो सब एडजस्ट करके कितना है वो देखेंगे, तो इसमें एक तो पहले कैपिटल प्रॉफिट आ गया था ना, उसको लिख लेते, या बाद में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले लिख लेते कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और यहां एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है ना, एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सेकेंड कंट्रोल चार्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें कितना है 64, अब नेगेटिव नहीं लिखना, नेगेटिव आया इसलिए कैपिटल रिजर्व लिखे, अब तो रिजर्व में लिख रहे हैं ना, तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस में तो 64, बी प्रॉफिट एंड लॉस या कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें क्या, हम लोग होल्डिंग का तो पीएल था उसको लिख लेते,
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग एच लिमिटेड। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में होल्डिंग का पीएल कितना दे रहा था, बैलेंस शीट में होल्डिंग का पीएल कितना दे रहा था, होल्डिंग में पीएल दे रहा था 2,50,000। लाइन चला गया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी हम करते ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐड नहीं जाता जनरली, ऐड पीएल कितना 2,50,000। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे देखो, ये जो फास्ट कंट्रोल चार्ट किए थे ये कितना इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिखे थे ना, पोस्ट प्रॉफिट 80, इसमें से होल्डिंग को कितना मिल रहा है 64। पोस्ट मतलब एक्विजिशन के बाद किसी को खरीद लिए उसके बाद उसमें कुछ प्रॉफिट है, वो भी तो मेरा है, मेरा पूरा तो नहीं, माइनॉरिटी के पोर्शन माइनॉरिटी को दे दिए, तो मेरा हिस्सा कितना, मतलब होल्डिंग का हिस्सा कितना। पोस्ट एक्विजिशन देखोगे, प्री नहीं, प्री वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ गया, तो ये 64,000 इसको जोड़ लेंगे, द शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, पूरा नहीं होल्डिंग का शेयर, इसलिए शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी कितना 64 आया था, तो मेरा हो जाएगा ना, मैंने आपको खरीदे, आपका जो आप में से जो मेरा मेजर शेयर है उतना तो मेरा हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ लेने से होता है 3,14,000। यस सर। अब रॉन्गली ये जो होल्डिंग डिविडेंड प्री डिविडेंड 48 रिसीव किए थे, रॉन्गली अपना होल्डिंग का पीएल में क्रेडिट किए थे ना, जोड़ लिए थे, तो गलती से अगर उसमें जोड़ लिए थे उसको यहां से माइनस करेंगे, और करेक्टली इन्वेस्टमेंट से माइनस करना हम तो कर चुके, तो ये प्री डिविडेंड यहां भी आएगा, लेस करोगे, लेस शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly credited in PL, शेयर ऑफ प्री डिविडेंड wrongly credited in PL कितना बोलो तो 48,000, 48,000 इसको भी लेस कर देते। फिर एक और एडजस्टमेंट है, होल्डिंग बेचे थे सब्सिडियरी को, प्रॉफिट ऐड किए थे ना, तो भी लेस करेंगे, तो कितना रहे 3,14,000 माइनस इससे कितना करोगे 48,000 इज इक्वल टू कितना 2,66,000। अब और क्या एडजस्टमेंट सर, यस, अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ सब्सिडियरी इंक्लूड 10,000 परचेज किए थे होल्डिंग से, होल्डिंग उसमें प्रॉफिट जोड़े थे, अरे अपना एक चाइल्ड कंपनी को बेचे, अपना सब्सिडी को बेचे, उसमें प्रॉफिट जोड़े, ठीक है ना, तो उसको लेस करोगे, वो रियल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अगर रियल प्रॉफिट होता तो होल्डिंग सभी कंपनी ना एक सब्सिडियरी कंपनी खोल देते, अपना सामान भेज देते सब्सिडियरी में, करोड़ों रुपया प्रॉफिट दिखा के, सब्सिडी को बेचना नहीं है, कोई क्या जरूरत है, होल्डिंग का तो प्रॉफिट आ गया ना, होल्डिंग अच्छा चल रहा नहीं, तो ये जो प्रॉफिट इंक्लूड किए थे ना वो क्या करोगे, लेस करोगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक या स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ सब्सिडियरी, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, सोल्ड बाय, कौन बेचे थे, सोल्ड बाय एच लिमिटेड, होल्डिंग ही तो बेचे थे। अब इसमें 10,000 का स्टॉक रह गया था, प्रॉफिट बोला था कितना परसेंट, 25%, कॉस्ट के साथ जोड़े थे सब। अच्छा मैंने सोचो मैंने आपको भेजे 100 रुपया कॉस्ट था, 25 ऐड किए 125 में आपको भेजे, तो आपका गोडाउन में 125 का स्टॉक है, तो मेरे लिए तो वो सेल्स वैल्यू है ना, मेरे लिए सेल्स वैल्यू, आपके लिए कॉस्ट है, तो जो सब्सिडियरी का स्टॉक होल्डिंग के लिए, क्या बोलो, होल्डिंग के लिए सेल्स वैल्यू है, सब्सिडियरी के लिए वही कॉस्ट है, तो प्रॉफिट दिया था कॉस्ट पे, तो आपको सेल्स पे जाना होगा, तो ये सेल्स वैल्यू कितना 125%, तो इंटू 25 बाई 125, अगर कॉस्ट दे रहे ऐसे ही करोगे, 20 तो 20 बाई 120, 25% तो 25 बाई 125%, 30 तो 30 बाई 130, अगर कॉस्ट पे बोल दिया, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, 1/5 मतलब 2,000 पे हो रहा है 2,64,000, ये आया कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल आगे कैपिटल रिजर्व पहले जो आया था तो लिख लिए थे, और एक चीज बाकी है कंसोलिडेटेड रिजर्व बी सी, कंसोलिडेटेड रिजर्व, रिजर्व ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग बैलेंस शीट में जैसे पीएल की ना ऐसे ही,
होल्डिंग बैलेंस शीट में रिजर्व दिया था 2 लाख, होल्डिंग बैलेंस शीट में रिजर्व है 2 लाख। अब जो पोस्ट रिजर्व आया था ना सब्सिडी का, जोड़ लो, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड कितना था बोलो। पोस्ट रिजर्व देखना है, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, यस ये 24,000। इसीलिए फर्स्ट कंट्रोल चार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर ठीक से कर लिया ना तो आपका 80% क्वेश्चन हो गया सारा, बस ट्रांसफर करना है, ठीक है, आगे ये सब में ट्रांसफर करोगे। कितना आया था बोलो, कितना, 24,000, ये जोड़ लेना, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउट ऑफ कॉलम कर लो, 2,24,000। ना फाइनल कॉलम ऐड करो, फाइनल कॉलम ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, यस बोलो। फर्स्ट 64,000 प्लस कितना 264 प्लस कितना 224 सॉरी, तो टोटल है कितना 552, टोटल कितना 5,52,000। तो ये आया आपका, क्या मिला, रिजर्व एंड सरप्लस 5,52,000। अब हम लोग का लायबिलिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, अब हम लोग का लायबिलिटी कंप्लीट, ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस 5,52,000, राइट। अब एक बार लायबिलिटी जोड़ लो, लायबिलिटी आ गया तो जोड़ लो, तो 552 प्लस कितना 8,96,000 प्लस कितना 3,50,000, तो टोटल होता है 17,98,000, यस 17,98,000, ये आपका लायबिलिटीज कंप्लीट। अब क्या, दो नोट तो करना है, मेन है 3 कंट्रोल चार्ट, इसमें सब कुछ आ जाता है, और पीपीई इसका तो सब जोड़ना है, और इन्वेंट्री में स्टॉक रिजर्व माइनस करना है, बाकी सब लिख लिए थे। अब नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में 2 ही नोट्स करना है। 1 पीपीई है ना, पीपीई में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा पूरा लिखोगे टर्म, इसमें तो है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, होल्डिंग में है 6 लाख और सब्सिडियरी में 3,20,000, होल्डिंग में 6 लाख, सब्सिडियरी में 3,20,000, ना तो रिवैल्यूएशन है ना कुछ और एडजस्टमेंट है, तो टोटल आउट ऑफ कॉलम 9,20,000। एक और एलिमेंट है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इसमें भी होल्डिंग में है कितना 4 लाख, होल्डिंग में 4 लाख है, और सब्सिडियरी में है 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया है, तो मार्ज कर लो, टोटल 5 लाख, एडजस्टमेंट नहीं है टोटल, लेकिन इसमें एक से ज्यादा पीपी था तो इसीलिए अलग से नोट्स किए, तो टोटल हो रहा है 14,20,000। अब सेकंड नोट कर लेते हैं, फिर एक सब लिख लेंगे। नोट था इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री की किए बोलो तो उसमें जो स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड था, इसीलिए है ना, स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक एक होल्डिंग में भी है और एक सब्सिडियरी में भी। एसेट साइड देखो, स्टॉक होल्डिंग में दिया 60 और सब्सिडियरी 40, होल्डिंग में है 60, सब्सिडियरी 40, राइट, तो टोटल तो होता है 1 लाख, यही तो है ना, यस सर। ट्रेड रिसीवेबल 160,82,40 था और स्टॉक 68,40, 1 लाख, और इसमें स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड था ना, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, बोलो स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, यहां आ जाओ, ये थे ना अनरियलाइज प्रॉफिट 2,000, पीएल में तो 2,000 लेस कर दो, 2,000 लेस कर दो, तो हो रहा है 98,000 कंप्लीट। तो पीपी 14,20,000 और इन्वेंट्रीज 90, पीपी कितना 1420, आप बैलेंस शीट में आ जाओ, पीपीई ये नोट 1 था 14,20,000 और इन्वेंट्रीज था 98,000, ये ऐड करो, हो गया आपका टोटल एसेट्स, इक्वल हो जाना चाहिए, बोलो 14,20,000 प्लस 98,000 प्लस कितना हो रहा है 2,40,40, 2,80,000,
2,80,000 और 17,98,000. यस 17,98,000. यस ये था क्वेश्चन 2020 और 22 में आया था. इतना इजी नहीं, एक दो एडजस्टमेंट दे सकते हैं इसमें. आपका स्टॉक में सॉरी म्यूचुअल डेट्स डेट ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, ठीक है ना, और रिवैल्यूएशन ये सब एक्स्ट्रा आएगा, हम लोग आगे करेंगे. अभी फिलहाल ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही.